नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी-सी विचलित करने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये झांसी के पास सोनपुर गांव की कहानी है जिसका शीर्षक है विश्वासघात और आत्मिक पीड़ा। हमारे पास जो अंश है वो एक बहुत ही निजी पर्सनल अनुभव है। इसमें दोस्ती, धोखा, गिल्ट, शक ये सारी गहरी भावनाएं उलझी हुई हैं। हाँ, और सोनपुर जैसे छोटे गांव की कहानी है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी ये जान-पहचानी रिश्तों को और मुश्किल बना देती है ना? सही कहा। कहानी का जो फोकस है वो एक दोस्ती पर है और कैसे वो दोस्ती टूट जाती है जब साथ में शुरू किए गए बिजनेस में धोखा होता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वास कैसे बनता है, कैसे टूटता है। और धोखे का दर्द कैसा होता है, उसका असर क्या होता है। और ये जो गिल्ट या अपराध बोध की बात है, वो कैसे इंसान पर हावी हो जाता है। तो चलिए, इस अनुभव को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है कथावाचक और उसके बचपन के दोस्त राकेश से। हाँ, दोनों मिलकर सोनपुर में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। शुरू में तो सब बढ़िया लगता है, जोश है, दोस्ती है, साथ काम करने का उत्साह है। पर जल्द ही कथावाचक को ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अंदर से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ ठीक नहीं है। और यहीं से वो पहले संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर जब दोस्त का मामला हो। बिल्कुल। कहानी में आता है कि पैसों के हिसाब किताब में छोटी मोटी गड़बड़ियां दिखने लगी। अच्छा, किस तरह की? जैसे कुछ खर्चे साफ नहीं है, कहाँ गए पैसे, छोटी छोटी रकमें इधर उधर। और जब कथावाचक ने राकेश से पूछा भी तो जवाब क्या मिला? अरे भाई चिंता मत कर, सब ठीक है। टाल दिया मतलब? हाँ, बाद में आराम से हिसाब साफ कर लेंगे। ये जो टालों टोल वाला रवैया होता है ना, हाँ हाँ, यही अक्सर भरोसे में पहली दरार डालता है। सही बात है। इंसान सोचता है चलो दोस्त है, क्या शक करना। हाँ, या मानना ही नहीं चाहता कि अपना दोस्त ऐसा कर सकता है, तो वो शुरुआती वार्निंग साइन अनदेखे रह जाते हैं। हाँ, ये टालना वाकई खतरे की घंटी है, पर शायद वो दोस्ती पर ज्यादा भरोसा कर रहा था। खैर, फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक नाटकीय मोड़, बिल्कुल। एक रात क्या होता है कि कथावाचक राकेश को देखता है गांव के बाहर एक सुनसान सी जगह पर। अच्छा। और वो किसी अजनबी से मिल रहा है, वो भी छिपकर। उसका व्यवहार, घबराहट, सब कुछ बहुत अजीब लगता है। शक वाली बात है। हाँ, तो कथावाचक का शक गहरा जाता है और अगले ही दिन उसकी आशंका सच भी साबित होती है। क्या होता है? पता चलता है कि उनके बिजनेस के खाते से एक अच्छी खासी रकम गायब है। ओहो। और राकेश वो गोलमोल बातें कर रहा है, कोई साफ जवाब ही नहीं। तो अब शक पक्का हो गया होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज होती है। कथावाचक की जो अंदर की हालत है ना, वो सामने आती है। क्या महसूस कर रहा है वो? एक तरफ तो राकेश पर गहरा शक है, गुस्सा है कि इसने धोखा दिया, पर साथ ही वो खुद पर भी बहुत गुस्सा है। खुद पर? क्यों? वो लिखता है, मैं खुद पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब हमें एहसास होता है ना कि हमने खतरे के संकेतों को अनदेखा किया, हाँ, जानबूझकर या अनजाने में, तो हम सिर्फ धोखा देने वाले को दोषी नहीं मानते, कहीं ना कहीं हम खुद को भी जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि मैंने क्यों नहीं देखा, मैंने क्यों भरोसा किया। बिल्कुल। ये जो सेल्फ ब्लेम है, ये धोखे के दर्द को और बढ़ा देता है। और ये एहसास कि जो दोस्त था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उफ। धोखा किसी बाहरी आदमी ने नहीं दिया, सबसे भरोसे वाले इंसान ने दिया। ये चोट बहुत गहरी होती है। ये तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं रहा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भरोसे का कत्ल है, रिश्ते का कत्ल है। हम देखना ही नहीं चाहते कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है। खैर, अब मामला सिर्फ इन दो दोस्तों के बीच नहीं रहता। हाँ, छोटे गांव में तो बात फैल जाती है। बिल्कुल। सोनपुर में कानाफूसी शुरू हो जाती है, अफवाहें उड़ने लगती हैं। और राकेश चुप नहीं बैठता। नहीं, वो एक और चाल चलता है। वो कथावाचक को ही बदनाम करने की कोशिश करता है। मतलब? वो लोगों में ऐसी बातें फैलाता है कि शायद गलती कथावाचक की है या हिसाब में वो गड़बड़ी कर रहा था। अरे बाप रे, चोरी कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। कुछ वैसा ही। ऐसी सिचुएशन में जब दोस्त दुश्मन बन जाएं और समाज भी शक से देखे, तो इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है। बिल्कुल। पर कथावाचक हार नहीं मानता। नहीं, वो तय करता है कि सच सामने ला के रहेगा। वो कहता है, मैंने उसकी चाल को पकड़ने की ठानी। हिम्मत जुटानी पड़ती है ऐसे में। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि छोटे समुदायों में इज्जत कितनी नाजुक चीज होती है। हाँ, और कैसे उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। राकेश ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, उसने कथावाचक की इज्जत पर भी हमला किया।
छोटे गांव में आपकी रेपुटेशन ही सब कुछ होती है। सही बात है। उसे खराब करना मतलब आपको समाज से अलग थलग करने की कोशिश। इस माहौल में अकेले खड़े होकर अपने ही दोस्त के झूठ का सामना करना, इसके लिए असाधारण हिम्मत चाहिए। ये लड़ाई फिर सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती। नहीं, ये अपनी सच्चाई, अपनी गरिमा बचाने की लड़ाई बन जाती है। और फिर वो क्षण आता है, आमना सामना सच का, जिसका शायद वो इंतजार भी कर रहा था और डर भी रहा था। हाँ, वो बताता है, एक शाम गांव के पुराने सुनसान कुएं के पास मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों? हाँ, उसकी जेब में हमारे गायब हुए पैसों का हिस्सा था। सोचिए जरा वो पल। आमने सामने, झूठ और सच। कथावाचक उस पल को बयान करता है। उसका चेहरा देखते ही मेरा दिल कांप गया। विश्वासघात और झूठ का ऐसा नंगा नाच मैंने शायद ही कभी महसूस किया हो। ये सिर्फ पैसे पकड़े जाने का मोमेंट नहीं है। नहीं, ये वो दोस्ती का नकाब उतरने का पल है। धोखेबाज चेहरा सामने आ गया। ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। जब पर्दा हट जाता है, झूठ साफ हो जाता है, तो उसका असर दोनों पर पड़ता है, पकड़ने वाले पर भी, पकड़े जाने वाले पर भी। हाँ। किसी के चेहरे पर धोखे को इतनी साफ तरह से देखना कितना बदल देता होगा। बिल्कुल। और यहाँ कथावाचक एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल करता है, आत्मिक पीड़ा। आत्मिक पीड़ा, स्पिरिचुअल सफरिंग या गिल्ट कह सकते हैं। हाँ, वो कहता है ये कानूनी सजा या गांव वालों की बातों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये वो अंदर का बोझ है, ज़मीर की कचोट जो इंसान अपने बुरे कर्मों की वजह से महसूस करता है। ये गिल्ट और डर का वो मिक्सचर है जो शायद बाहर से ना दिखे पर अंदर ही अंदर खाता रहता है। कथावाचक शायद ये राकेश के चेहरे पे पड़ रहा था उस वक्त। हाँ, या शायद वो ये महसूस कर रहा था कि ऐसे कामों का अंजाम यही होता है, एक कभी ना खत्म होने वाली अंदरूनी तकलीफ। आत्मिक पीड़ा, ये शब्द वाकई बहुत वजनदार है। ये अंदरूनी सजा की बात है। बिल्कुल। इस टकराव के बाद कहानी में कथावाचक के अकेलेपन का भी जिक्र है। वो लिखता है, उस रात मैं देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए उसे लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी सजा शायद बाहर की नहीं, अंदर की होती है, उसकी अपनी आत्मिक पीड़ा। ये धोखा उसे तोड़ता तो है, पर एक कड़वा सबक भी सिखा जाता है। हाँ, वो एक संकल्प लेता है। कहता है, मुझे एहसास हुआ कि अब मैं कभी किसी पर आंख मूंदकर बिना परखे भरोसा नहीं करूंगा। ये एक दर्दनाक सीख है जिसने शायद उसे हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये सोचना कि अब भरोसा सोच समझकर करना होगा, क्या ये दुनिया को देखने का एक ज्यादा उदास तरीका नहीं है? हाँ, उदासी तो लाता है, पर शायद एक जरूरी सावधानी भी। इस पूरे अनुभव का जो स्थायी असर है ना, हाँ, कथावाचक उस पर भी बात करता है। वो कहता है कि गांव वाले आज भी राकेश की उस धोखेबाजी की बातें करते हैं, कानाफूसी होती है। गॉसिप। हाँ, लेकिन कथावाचक के लिए वो बाहरी बातें अब उतनी मायने नहीं रखती। उसके लिए सबसे भयानक चीज कुछ और है। क्या? वो कहता है, सबसे भयानक चीज इंसान का अपने ही कर्मों पर गिल्ट और डर है। और फिर वो कहता है, और ये डर शायद अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ रहेगा मतलब कथावाचक के साथ? हाँ, ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहा कि ये डर राकेश के साथ रहेगा, वो कह रहा है मेरे साथ रहेगा। ये डर अब उसके अपने अनुभव का हिस्सा बन गया है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक गहरा विश्वासघात सिर्फ एक घटना नहीं रह जाता, वो दुनिया को देखने का आपका नजरिया, लोगों पर भरोसा करने की आपकी क्षमता, इसे हमेशा के लिए बदल सकता है। दुनिया शायद अब उतनी मासूम नहीं लगती होगी। बिल्कुल, ये घाव शायद भर जाए पर निशान हमेशा रह जाता है। तो हमने इस कहानी के जरिए विश्वास की शुरुआत से लेकर शक, फिर टकराव और आखिर में विश्वासघात से पैदा हुए डर और गिल्ट की परछाई तक का सफर देखा। मानवीय भावनाओं की जटिलता का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है ये, खासकर भरोसे और धोखे के बीच का जो नाजुक बैलेंस है। तो इस पूरी कहानी से, इस अनुभव से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? क्या टेकअवेज हैं? मेरे ख्याल से कई जरूरी बातें हैं। पहली तो यही कि विश्वास कितना नाजुक होता है। हाँ, बनने में वक्त लगता है, टूटने में पल। बिल्कुल। और जब टूटता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का या सोशल स्टैंडिंग का नहीं होता, गहरे मनोवैज्ञानिक घाव लगते हैं। दोस्ती का टूटना, भरोसे का मर जाना, इसकी भरपाई शायद ही हो पाती है। सही बात है। दूसरी अहम बात है पब्लिक परसेप्शन और प्राइवेट पीड़ा का फर्क। गांव वाले गपशप कर रहे हैं, ये बाहरी बात है, लेकिन कथावाचक अंदर ही अंदर डर, अकेलेपन, शायद थोड़ी कड़वाहट से जूझ रहा है। ये उसकी निजी पीड़ा है। और राकेश? और अगर कथावाचक सही है तो राकेश भी अपनी आत्मिक पीड़ा, अपने गिल्ट के बोझ तले दबा होगा,
चाहे वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करे। हो सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या इतने गहरे धोखे के बाद माफी संभव है? क्या माफ किया जा सकता है या क्या माफी मिल सकती है? और क्या इंसान फिर से उसी तरह भरोसा कर पाता है? हाँ, या रिश्तों को लेकर उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है? कथावाचक का वो संकल्प कि वो बिना परखे भरोसा नहीं करेगा, हाँ, ये तो साफ इशारा है कि उसमें एक बदलाव आ गया है, परमानेंट बदलाव। तो क्या ये बदलाव जरूरी है या ये हमें और अकेला बना देता है? इस पर कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें इन सवालों पर गहराई से सोचने पर जरूर मजबूर करती है।